हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो। आज हम करेंगे एक और चैप्टर जो कि हमारी सीरीज का चौथा चैप्टर है। ये जो सीरीज है ये मार्क्स के वेटेज के हिसाब से चल रही है और इसमें सीक्वेंस नहीं है, लेकिन जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और इसी सीक्वेंस में हमारी सीरीज चलती रहेगी। ये वाला जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। तो यहाँ समझना ये जरूरी है कि ये 8 मार्क्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद। चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इजी और पढ़ के आपको आ जाएगा मज़ा। और एक और बात, यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोशिश करना कि आप नोट्स बनाते चलो, मैं हमेशा बोलता हूँ। और येलो हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं और आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको याद कर लेना। तो समझेंगे स्टाफिंग एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इसी वजह से चैप्टर को वेटेज भी ज़्यादा दिया गया है। स्टाफिंग सिंपली अगर हमारी भाषा में बोलें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारियों को चयन करना पड़ता है, उनका चयन करना पड़ता है, उन्हें चुनना पड़ता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। लेकिन ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और इसमें अच्छी थ्योरी है, पढ़ के ये चैप्टर मजा आएगा। बीएस कई बार बोरिंग हो जाता है, लेकिन ये उन चैप्टर्स में से नहीं है जो आपको बोर करेगा, परेशान करेगा, मजा आएगा पढ़ के। तो हम बात कर रहे थे स्टाफिंग की और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम खाली पोजीशंस को भरते हैं। अब यहाँ ये जो वर्कफोर्स होता है इसे प्लान करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इन्हें डेवलपमेंट के साथ साथ इनके प्रमोशन, कंपनसेशन। जितने बार भी इस चैप्टर में मैं कंपनसेशन टर्म यूज करने वाला हूँ और आपको लिखा हुआ मिलने वाला है, तो कंपनसेशन का सिंपली मतलब होता है ईदर या तो वेजेस की बात हो रही होगी अगर लेबर है तो, और अगर यहां पर बात होगी सैलरी की कब, अगर यहां पर कौन है, प्रोफेशनल्स हैं तो। ओके। और उनके परफॉर्मेंस को लेके अप्रेजल यानी प्रमोशन वगैरह की बात करने वाले, तो ये की टर्म है, यही पढ़ेंगे हम चैप्टर में। इनके अंदर क्या क्या होता है, ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। हो सकता है वीडियो के दौरान आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइसेस सुनाई दें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ये वेट करें कि आवाज़ें बंद हो जाएंगी फिर जाके हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ऑल दो 80 to 90% साउंड प्रूफिंग है, जस्ट बाजू में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बात कर रहे थे हम स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग का मतलब ही सिंपली ये होता है कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वैल्यू को समझना होता है। फिर उनकी वैल्यू को समझ लेने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो उनकी ज़रूरत होती है उसे हम फिल करते हैं और उनकी पोजीशंस को मेंटेन करते हैं। एक नई एंटरप्राइज में स्टाफिंग को फॉलो करना पड़ता है, पहले प्लानिंग को फिर ऑर्गेनाइजिंग को। यानी कि नई एंटरप्राइज में जो प्रोसेस में होता है वो पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर तीसरा स्टेप होता है क्या, स्टाफिंग। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एक बार जो संस्था चल पड़ी, जो ऑर्गेनाइजेशन चल पड़ी, वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, इसी वजह से स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। हमने यहाँ बेसिक समझा स्टाफिंग का, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्या, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, जितने ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करेगा, जो जितना लायक होगा उसको करने के, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्टाफ में लेना होता है। तो इफेक्टिव स्टाफिंग फैसिलिटेट करता है क्या, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एक्विजिशन में। एक्विजिशन का मतलब होता है अक्वायर करना। तो यहाँ पर हम अक्वायर करते हैं स्किल्ड इंडिविजुअल्स को अलग अलग जॉब रोल्स के लिए। फिर अगला पॉइंट, स्टाफिंग की वजह से हमें मिलती है हाई परफॉर्मेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है ऑप्टिमल स्टाफिंग, ना ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ, ना ज़रूरत से कम स्टाफ, जितना है वो बेहतरीन क्वालिटी का स्टाफ होगा तो आप उसे कहेंगे ऑप्टिमल स्टाफ, और अपने आप इससे जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो अलाइन करते हैं हमारी जॉब पोजीशन के हिसाब से, जो हमारी जॉब पोजीशन को सूट करते हैं। और अगर स्टाफ अच्छा होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती रहती है।
ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब जितनी ज़्यादा नेसेसिटीज विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखा है पिछले चैप्टर्स में ये डिस्कस हुआ तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ क्या कर रहे हो, पहले वो वीडियोस देखो, क्योंकि वो वीडियोस हैं 10, 9 और 8 मार्क्स के। तो प्रॉपर स्टाफिंग जो है ये रोकती है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंड एक्सेसिव लेबर एक्सपेंसेस को। मतलब कुल मिला के अगर लेबर पर जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है तो वो भी बच जाता है, और अगर स्टाफ है उसका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी रुक जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वेला बैठा है, खाली बैठा है, नहीं, उनका भी प्रॉपर यूज हो जाता है। फिर इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ये एनहेंस हो जाता है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो मोराल होता है वो बूस्ट हो जाता है। ये रहा फ्लो चार्ट आपकी और ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए। और मैंने हमेशा बोला है कि जहाँ जहाँ मैंने आपको फ्लो चार्ट दिए हैं, आंसर राइटिंग में वो फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं, आपके मार्क्स और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे। देन कम्स स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम स्टाफिंग को किस नज़रिए से समझेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से। अभी हमने किसके हिसाब से समझा था, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से। डिफरेंशिएशन याद रखना। तो पहली बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है ये समझेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक वाइड कैटेगरी है, मतलब कुल मिला के दुनिया में जितने भी मैनेजर्स हैं उन्हें ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मतलब उनके अंदर जितने भी सारे के सारे स्टाफ हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो ये क्रिटिकल फंक्शन होता है स्टाफिंग। यहाँ हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोजीशन है उन्हें भरते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उन खाली पोजीशन में जो लोग आए ये क्वालिफाइड हों। इसके बाद जो स्टाफिंग है ये फंक्शन किसके साथ डील करेगा, विथ मैनेजिंग ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक क्रूशियल पार्ट होता है। किसके लिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए। मैनेजर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एक एम्प्लॉय के। अब सुनना, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो होते हैं ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करनी पड़ती हैं, हैंडल करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। देन कम्स, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ये अलग से बना दिया जाता है ना। सिंपली देखो, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की स्टाफिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है तो फिर उतनी ही तेज़ी से लोगों की भर्तियाँ भी होती हैं, और अगर इररेलेवेंट एम्प्लॉयज़ हो जाते तो उन्हें बाहर भी निकाल दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, सोचो कोई एक कंपनी थी, पहले उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं था बट अब आ चुका है, तो उससे क्या समझ आ रहा है, सिंपली ये समझ आ रहा है कि वो जो फर्म है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है, तभी तो उसने अपना एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट बना दिया है। तो हमने ये समझा कि कैसे स्टाफिंग पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ और ड्यूटी होती हैं। कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अगर बना दिया गया है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहली बात, इसमें वो सारे रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड होते हैं, उनकी जॉब का एनालिसिस किया जाता है, कैसी ज़रूरत है जॉब की, उसके डिस्क्रिप्शंस यानी कि जानकारियाँ तैयार की जाती हैं। कंपनसेशन मतलब सैलरी और वेजेस तय किए जाते हैं, और साथ में इंसेंटिव प्लान्स भी रेडी किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये भी ध्यान में रखेंगे वो लोग। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस और करियर, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन वो एक रखेंगे कि हमारे यहाँ जो स्टाफ आया है ये लॉन्ग टर्म चले, ये ग्रो करे, इनका डेवलपमेंट हो। क्यों, क्योंकि इनकी ग्रोथ और इन्हीं की डेवलपमेंट से अपने आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा।
अब एक परिवार की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। तो घर में जैसे मीडिएशन कराने के लिए माँ होती हैं, या कई घरों में पापा मीडिएशन करा रहे होते हैं, कोई ना कोई होता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एचआर डिपार्टमेंट ये जो छोटी मोटी अनबन हो जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट या लोगों के बीच में, उसे रिकनसाइल यानी कि मीडिएट करने की, ठीक करने की कोशिश करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? लेबर रिलेशंस, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, दैट इज ग्रीवांसेस का मतलब होता है शिकायत। तो उनकी शिकायतों को एड्रेस करेगा कि भाई क्या शिकायत है इनको, इनकी कंप्लेंट्स देखेगा, इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और ये कोशिश करेगा कि इनका प्रॉपर वेलफेयर हो। लास्टली एचआर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी अगर कभी किसी लीगल मैटर में फंस जाती है तो वहां पर भी एचआर जो है इसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस है ना हटा दिया जाए। कुल मिला के ऐसा कि कोई जो एम्प्लॉई है वो भड़क गया, बोले बेटा कंपनी आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो फिर एचआर डिपार्टमेंट बोलेगा अरे इसको संभालो जा रहा है, ये गड़बड़ घोटाला कर रहा है। तो वहां एचआर डिपार्टमेंट ऐसी ही चीजें भी मैनेज करता है। तो स्टाफिंग एचआर में कैसे होती है, एचआर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी हमने समझा। अब देखेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री की। जो ये एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये कैसे डेवलप हुआ, इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर आया था, इंग्लैंड में आया था, और उसके पहले थोड़ा बहुत इतिहास रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले जो एचआर मैनेजर है, आज के समय को एचआर मैनेजर ही बोलते हैं, तो पहले ये पोजीशन नहीं होती थी। पहले जो पोजीशन होती थी वो होती थी लेबर वेलफेयर ऑफिसर। फिर कौन सी पोजीशन बनी? पर्सनल मैनेजर। फिर बनी क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो बात करें अगर हम लेबर वेलफेयर ऑफिसर की, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ ट्रेड यूनियन बनाई जा रही थी। अब ये जो ट्रेड यूनियन है, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो मीडिएटर का काम करे, किन के बीच में? ओनर के बीच में और वर्कर के बीच में। और उसी एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया गया, उस व्यक्ति को कहा गया क्या? लेबर वेलफेयर ऑफिसर। हाउएवर इसके साथ एक ये समस्या थी कि ये सिर्फ लिमिटेड था किसमें? वेलफेयर एक्टिविटीज में एम्प्लॉइज की, और ही वॉज लुक्ड डाउन बाय बोथ वर्कर एंड ओनर, और ओनर और वर्कर सबकी नजर इन पर होती थी। समय बदलता गया, वक्त बीतता गया, फिर आगे चल के जो इंडस्ट्रीज थी उनमें एक नया सिस्टम आता है, और वो सिस्टम था फैक्ट्री सिस्टम। कुल मिला के इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई, साइज बढ़ा, नंबर बढ़ा, और ये बन गया फैक्ट्री सिस्टम। तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगी, तो यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, किसकी? उन लोगों के रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की और प्लेसमेंट की। और ये जो पर्सनल है इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, इसमें डबल एन होते हैं, इसको कंफ्यूज प्लीज मत करिएगा पर्सनल के साथ, वरना आप पर्सनल हो जाओ और बोलो कि सर ये पर्सनल क्या है। और इसी वजह से आगे चल के इमरजेंस होता है लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बाद किसका? पर्सनल ऑफिसर का। फिर थोड़ा और वक्त बीतता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने लग जाते हैं, ज़रूरतें बढ़ने लग जाती हैं। तो इसी की वजह से आगे चल के जो हमें देखने के लिए मिला वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो हम बात कर रहे थे एचआर मैनेजर की। तो बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, और इसी वजह से ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जो नए नए स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे सकें और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर भी। और इसी वजह से यहाँ पर इसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझा जाने लगा। इनका जो स्कोप था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और आगे चल के इसी वजह से जो पर्सनल मैनेजर था ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ रिप्लेस हो जाता है। ऑल इन ऑल पर्सनल मैनेजर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला फैक्टर ये मिसिंग था, और आगे चल के ये ऐड हो गया, इसी वजह से ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाता है। नाउ ये सब समझ लिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि स्टाफिंग का प्रोसेस कैसा होता है। तो कल को अगर आप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाते हैं या खुद की एक बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो वहाँ स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होगा इसे समझते हैं।
तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको आखिर कितने मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कितने लेबरर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से एक इन्वेंट्री रेडी करेंगे, मतलब सिंपली नंबर ऑफ जो लेबरर्स है, ये लेबरर्स या फिर प्रोफेशनल्स जो भी हैं, तो नंबर ऑफ मैन पावर जो भी आपको ज़रूरत है आप उसे डिसाइड करेंगे। फिर असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के हिसाब से हमने भर्ती कर ली, कल को ऐसा लगा कि इस डिपार्टमेंट में भी इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसे भी हम कंसीडर करके चलेंगे। फिर एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें हम उन लोगों की भर्तियां करेंगे। तो लोगों को चयन करने का प्रोसेस कहलाता है क्या? रिक्रूटमेंट। सो इट रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, और ऐसे एफर्ट लगाना जहां पर हम ऐसे एप्लीकेंट्स को सिक्योर कर सकें उन जॉब्स पोजीशन के लिए जिनकी ज़रूरत हमें ऑर्गेनाइजेशन में है। तो आपने क्या करा? रिक्रूटमेंट निकाल दी। और यहाँ एक एग्जांपल लेके समझते चलते हैं, है ना। तो जब रिक्रूटमेंट आएगी तो मान लेते हैं राजू, और राजू जैसे बहुत सारे लोग आएंगे किसमें? रिक्रूटमेंट में। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये जॉब वैकेंसी खाली है और इसी वजह से वो वहाँ सारे के सारे पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या निकल के आएगा? सिलेक्शन। अब वहाँ पर लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके हिसाब से चूज किया जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा राइट कैंडिडेट को। और ये सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है इन एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यूज, या सारे के सारे, डिपेंड करता है कि पोजीशन कितनी बड़ी है। तो मान लेते हैं अपना राजू हो गया यहाँ पर सिलेक्ट। तो अब राजू जब सिलेक्ट हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई की जॉब लग गई। अब यहाँ पर जब इसकी जॉब लग चुकी होगी तो अगला स्टेप क्या आएगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई एक नया एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पहुंचता है तो उसे वही जॉब दी जाती है जो उसको बेस्ट सूट करेगी, यानी कि इंश्योर किया जाता है राइट पर्सन फॉर दी राइट जॉब। इसके बाद बारी आती है ओरिएंटेशन की। अगर अपनी भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? मेल मिलाप। फिर नया जो एम्प्लॉय आया है, नई नई जो दुल्हन आई है, उसका इंट्रोडक्शन पूरे ससुराल में हो जाता है। तो यहाँ नए एम्प्लॉयज़ को सबसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, फेमिलराइज किया जाता है, बताया जाता है कि उनकी यूनिट कौन कौन सी हैं, सुपरवाइज़र कौन है, फेलो एम्प्लॉयज़ कौन है, किचन कहाँ है ना, देवरानी कौन है, सासू माँ कौन है। खैर जोक्स अपार्ट, तो यहाँ ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। साथ में ये भी बताया जाएगा राजू को कि भाई वर्किंग आवर्स कितने हैं, लीव कब मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसी रही है, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनके वेजेस को लेकर। तो भाई कल को अगर आप ज्वाइन करोगे किसी जॉब को, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जाता है, तो सिंपली आपका मेल मिलाप करवाया जाने वाला है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएंगी। चलो भाई, तो हमने प्लेसमेंट करा दिया, ओरिएंटेशन करा दिया, अब क्या करेंगे? अब कराया जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो एक व्यक्ति के अंदर स्किल्स होते हैं उनको इंक्रीज करना, उनके नॉलेज को बढ़ाना अलग अलग मेथड से, ये कहलाता है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट जो होता है ये सारे व्यक्तियों की ओवरऑल ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ाता है। इस प्रोसेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये नए नए स्किल्स को अक्वायर करते हैं और कॉम्पिटेंस उनका बढ़ता है, मतलब कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वो और ज़्यादा लायक बन जाते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं उन पोजीशंस के लिए जो आगे चल के उन्हें और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बना देगा, ताकि फ्यूचर में वो और ज़्यादा हायर रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मान लेते हैं हमारा राजू जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है उसी कंपनी में जहाँ पर वो पहुंचा है। अरे कैसे नहीं करेगा भाई, अपन ने पहुंचाया है, अपना राजू है ना। तो बात करेंगे किसकी? परफॉर्मेंस अप्रेजल की। राजू ने अच्छा काम किया तो यहाँ क्या किया जाएगा? उसको, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से क्या किया जाएगा? रेट किया जाएगा। तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या इस मतलब देखने मिल सकता है? तो मिल सकता है प्रमोशन। क्या मिलेगा? प्रमोशन, क्योंकि हमारा राजू अच्छा व्यक्ति है। लेकिन मान लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ट्रांसफ़र पॉजिटिव और नेगेटिव केस दोनों में हो सकता है। छोटे शहर से बड़े शहर चले गए तो ट्रांसफ़र अच्छा, लेकिन कहीं ऐसे जगह भेज दिया जहाँ व्यक्ति को मज़ा ही नहीं आ रहा रहने में, तो फिर क्या हुआ? वो नेगेटिव हो जाता है।
देन कम्स प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एड्रेस करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ का करियर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उन्हें कौन सी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसी वजह से जो मैनेजर हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं जिससे ये समझ में आ जाए कि एम्प्लॉयज़ में कितना पोटेंशियल है, वो और ज़्यादा ग्रो करें और अपने उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकें। फिर आता है कंपनसेशन। सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट हो जाता है वही बात कि भैया पैसा कितना मिलेगा, वेजेस मिलेंगी या सैलरीज मिलेंगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ वेज और सैलरी प्लान बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। अलग अलग पे प्लान्स होते हैं और ये किस हिसाब से तय किए जाते हैं, कितना ज़रूरी काम वो कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो कंपनसेशन का सिंपली मतलब होता है ऐसे सारे पेमेंट या रिवॉर्ड जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल पेमेंट डायरेक्ट भी हो सकती हैं जैसे कि वेजेस मिल गई, सैलरी मिल गई, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया। इसके अलावा इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कंपनी ने अपनी तरफ से इंश्योरेंस दिया है ना, ट्रिप में भेज दिया, वेकेशंस में भेज दिया है ना। तो यहाँ ये हो जाता है इनडायरेक्ट पेमेंट, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ये समझा था कि पूरी स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है और ये रहा आपके लिए फ्लो चार्ट जिसे आप बनाएंगे। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके चक्कर में ये मत छोड़ देना क्योंकि कीवर्ड्स तो इसमें भी इंक्लूडेड है ना, और मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इसी से आने वाला है। तो अभी हमने ये समझा था कि स्टाफिंग के इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन से हैं। अब हम समझेंगे एस्पेक्ट या फिर कंपोनेंट। उन्हीं में से 3 चीजें पिक करो और ये बन जाएंगे कंपोनेंट, और यही कंपोनेंट आगे चल के और ज्यादा डिस्कस्ड हैं। तो इसमें सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, फिर है सिलेक्शन, फिर है ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट का ये सारे मीनिंग जो है मैंने आपको समझा दिए हैं, बट समझने वाली बात ये है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जिन्हें हम रिक्रूट करने वाले हैं, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेचारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है और उन्हीं के नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कराना कहलाता है ट्रेनिंग। और अब इसी रिक्रूटमेंट को हम एज अ मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उन्हें अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करवाना उन खाली पोजीशंस के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुई हैं। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो एक ऐसे कैंडिडेट को सर्च करना, उसे ढूंढना जो हमारे रोल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, फिर उसे अप्लाई करवाना ताकि हमारी जो खाली पोजीशंस है ये पूरी हो जाएं। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो हमें देखने मिलता है कि आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कैसे उस खाली जगह को भरा जा सकता है, उसके लिए कैसे हम रिक्रूटमेंट लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सारे सोर्सेज को जो लेबर सप्लाई प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर क्या करेंगे? उनकी वैलिडिटी को असेस करेंगे, मतलब समझेंगे कि जो आया है वहाँ पर कैंडिडेट वो वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वैलिडिटी कैसे तय की जाएगी, यानी कि क्वालिफिकेशंस कैसे तय की जाएंगी, वो तय कर लेने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास उन कैंडिडेट्स की भर्ती को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन हो सकता है। फिर हम इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन उन सारे कैंडिडेट्स के लिए। अब ये जो चयन की प्रक्रिया है इसके लिए हम कैसे रिक्रूटमेंट्स को पब्लिकली इशू कर सकते हैं या इस जगह को कैसे भर सकते हैं, इसके तरीके होते हैं 2, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आपको मिलेगा देखने के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ पूरे 10 के 10 सोर्सेज की लिस्ट है जिसे हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट है जो आपको बनाना है और याद करना है। एक्सटर्नल सोर्सेज में कम से कम 6 पॉइंट याद रखने हैं। इंटरनल सोर्सेज में मतलब बाहर के किसी भी व्यक्ति को यहाँ स्थान नहीं मिलने वाला है, वो व्यक्ति जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों को जगह दी जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? तो इसमें सबसे पहला है प्रमोशन। एग्जिस्टिंग व्यक्ति जो अच्छे से काम कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, एक लोअर लेवल पोजीशन से हायर पोजीशन में पहुंचा देंगे जिसमें उसे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, स्टेटस बढ़ जाएगा और पेमेंट भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक जनरल मैनेजर जो था आगे चल के ये प्रमोट होता है और बन जाता है ब्रांच मैनेजर, तो ये कहलाया प्रमोशन। फिर आता है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति को शिफ्ट कर देना, उसकी पोजीशन को बिना बढ़ाए, या कई केसेस में प्रमोशन
और हमारा ट्रांसफ़र साथ में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति उसकी पोजीशन को बिना बढ़ाए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना कहलाता है ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक अकाउंटेंट है, वो पहले कहाँ था, सेल्स डिपार्टमेंट में, अब वो चला गया परचेज डिपार्टमेंट में, तो वो रहेगा अकाउंटेंट ही। इट्स जस्ट कि उसका ट्रांसफ़र हुआ है। ये डिपार्टमेंटल भी हो सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। देन कम्स एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट। फायदे क्या है? तो सबसे पहला ये है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी जगह पर काम कर रहा होता है और उसे वहाँ प्रमोशन मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो मोटिवेटेड फील करने लगता है। उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें एक स्कोप दिखने लगता है कि इस कंपनी में अगर हम रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो कल को किसी भी तरीके से हमारा विस्तार हो सकता है, हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि मोटिवेशन जो है ये मिलती है और जो परफॉर्मेंस है ये इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं लोअर लेवल पर उन्हें एनकरेज किया जाता है ताकि उनकी और कमिटमेंट और लॉयल्टी बढ़ जाए कंपनी के प्रति। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है सिंप्लीफाइड सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो कैंडिडेट ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उन व्यक्तियों को इजीली क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम उनसे ऑलरेडी परिचित होते हैं, तो हम उन्हें एवेल्युएट कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली, मतलब कम से कम खर्चे के साथ में। तो ये ज़्यादा रिलायबल तरीका हो जाता है किसका, रिक्रूटमेंट का। तो अगला जो एडवांटेज है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रांसफ़र जो है ये एक टूल की तरह काम करता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिल जाती है और इनकी एक तैयारी हो जाती है फॉर दी हायर जॉब्स। तो यहाँ फ़ायदा एक ये हो जाता है कि यहाँ किसी भी तरीके के इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन कम्स वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र जो है ये अलाउ करते हैं ऑफ वर्कर फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या एक डिपार्टमेंट से दो डिपार्टमेंट जहाँ शॉर्टेज चल रही है क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ की, तो सीधी बात है अगर शॉर्टेज चल रही है कहीं तो वहाँ इजीली ट्रांसफ़र करके उन पोजीशंस को पूरा किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब बाहर कहीं भी किसी भी तरीके के हमने लोगों को इनवाइट तो किया नहीं है, अंदर के अंदर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र करा के हमने उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब सस्ते पड़ते हैं। बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ये रहा आपके लिए फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप, और इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशंस में क्या है, सबसे पहला ही यही है, सुन के समझ आता है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरीके का जो फ्रेश टैलेंट है इसे जगह नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और अगर एंटरप्राइज नई है तो नई एंटरप्राइज में आप ये सारी चीज़ें कर ही कैसे पाओगे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रेश ही करनी पड़ेगी। देन इम्पेयर्ड स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अगर हम सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं तो इससे हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन की भावना है ये बचेगी ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर के लोग हैं नहीं ज़्यादा, तो वो उतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे ही नहीं क्योंकि उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। फिर रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। क्या होगा, आप ट्रांसफ़र करोगे बार बार एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका जो वर्क फ्लो होता है वो क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आने में आपका ध्यान क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इंटरनल सोर्सेस को हमने कर लिया है कंप्लीट, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस की। तो एक्सटर्नल सोर्सेस, सीधी बात, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस, और इसमें जो सबसे पहला आता है वो है क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नोटिस बोर्ड लिए लगा हुआ था उस नोटिस बोर्ड में हमने जॉब की डिटेल्स लिख दी, और जो जॉब सीकर है वो वहाँ पर आएंगे, डेट्स देखेंगे, और जो सिलेक्शन है वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। और ये ज़्यादातर सूटेबल किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को फॉलो करेगी। यहाँ पर अगर कहीं ज़रूरत है अनस्किल्ड लेबरर्स की या सेमी स्किल्ड लेबरर्स की तो ये सूटेबल है। देन आता है कैजुअल कॉलर। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, एक डेटाबेस बना के रखती हैं उन एप्लीकेंट्स का जो उस करेंट टाइम में सिलेक्ट नहीं होते। आगे चल के ऐसे जॉब सीकर की लिस्ट को निकाल लिया जाता है और जब भी वैकेंसीज खाली होंगी उन्हें
कॉल करके बुला लिया जाता है। फ़ायदा क्या होता है इससे? अगेन कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, प्लानिंग और उसके अलावा पूरा प्रोसेस जो है वो बच जाता है, सिर्फ एक कॉल के थ्रू काम हो जाता है। देन एडवर्टीजमेंट, जब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो और बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी टाइप ऑफ वैकेंसीज हैं, इनको पूरा करना होता है, तब आता है क्या? एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये किसको सूट करेगी? अब भाई लेबरर्स के लिए तो निकलेगी नहीं ना वैकेंसीज, तो वहाँ निकाली जाती है वैकेंसीज उन लोगों के लिए जो बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सीनियर पोजीशंस को होल्ड करने के लायक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब। इसी वजह से यहाँ आपको देखने मिलेगा फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स से आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेस तो मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बाढ़ आ जाती है रिस्पॉन्सेस की, तो हाँ जी, मेटाफर है, लेकिन हाँ बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेस है वो देखने मिलते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, जब क्या होता है क्वांटिटीज आती हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और उस वजह से आगे चल के जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। देन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? सबसे पहली बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जो जिला कार्यालय होता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जहाँ पर ज़रूरतों के हिसाब से जिन्हें ज़रूरत होती है वो जानकारी पहुंचा देते हैं कि यहाँ इस तरीके की भर्तियां निकली हैं, ज़रूरतें हैं। जॉब सीकर्स वहाँ पहुंचते हैं और उस जानकारी को ले लेते हैं। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये एक अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का, दोनों के लिए, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। यहाँ एक कंपलसरी नोटिफिकेशन निकाली जाती है वैकेंसीज के लिए बाय द लॉ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो डिमांड है लोगों की वो सप्लाई के साथ पूरी हो जाती है। देन कम्स प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्योंकि भारत में या लगभग दुनिया के हर कोने में लोगों को जॉब की ज़रूरत तो रहती है, इसी वजह से कुछ प्राइवेट एजेंसीज खुल जाती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज खुल जाती हैं, जो असिस्ट करता है लोगों को उनके टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज़ में। ये नेशन वाइड सर्विसेज देते हैं ताकि जहाँ पर जिस तरीके की डिमांड उठी है उसी तरीके की सप्लाई उन्हें मिल जाए। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है तो यहाँ पर एक फीस चार्ज की जाती है सर्विसेज के लिए, और एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग होती है, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में ये सारी चीज़ें जैसे कि इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें वो कंडक्ट करवाते हैं। देन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म असिस्ट इन रिक्रूटिंग मिडिल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो ये भी जो एकदम कॉम्पिटेंट पर्सनल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, किसके लिए? मिडिल और टॉप लेवल पोजीशंस के लिए, वही रिक्रूटमेंट यहाँ से होता है। देन कम्स कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत फेमस है क्योंकि अभी जहाँ आप हैं उसके बाद आप पहुँचेंगे कॉलेज में, कॉलेज से फिर एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हम कहीं रिक्रूट हो जाए, हमारी एक अच्छी जॉब लग जाए, और यही कहलाता है क्या? कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ टेक्निकल जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स और मैनेजरियल जॉब्स मिलती हैं। फिर क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि भाई हमारे पहचान में कोई व्यक्ति है, वो इसके लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, तो आप उसे जॉब पे रख सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा करेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पर जाना पहचाना होता है। तो यहाँ एप्लीकेंट और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। कुल मिला के ऐसा नहीं है कि बस नाम बोल दिया तो काम हो जाएगा, प्रॉपर स्क्रीनिंग वहाँ पर भी की जाएगी। फिर आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर जो होते हैं, आपको पता है डेली बेसिस में वो काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से काम मिल पाना रोजाना मुश्किल होता है, तो वो किसे ढूंढते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लेबरर्स अपना एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेते हैं और वही कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेगा वो व्यक्ति जिसे काम करवाने की जरूरत है। तो यहाँ क्या होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है एज अ OLX काम करता है बिटवीन टू टाइप ऑफ पीपल। तो ये लेबर कहलाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं लेबरर के साथ में और अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ में,
और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो शॉर्टेज हुई है। देन कम्स वेब पब्लिशिंग। ये बहुत कॉमन सोर्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? इंटरनेट यूज़ हो रहा है। यहाँ स्पेसिफिक वेबसाइट जैसे कि naukri.com ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके किनको? जॉब सीकर्स को, या जॉब ओपनिंग्स के बारे में उनको पता चल सके। यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो एम्प्लॉय जिन्हें ज़रूरत है, वो उस हिसाब से लिस्टिंग कर देते हैं कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट की इन सारे वेब पब्लिशिंग यानी कि वेबसाइट में। तो एक्सटर्नल सोर्सेस के फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे। अब तो शायद अगर आप चैप्टर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होंगे ना, तो अभी तो आपके दिमाग में क्लिक भी करने लग गए होंगे कि हाँ भाई ये फायदे तो एक्सटर्नल सोर्सेज में होते होंगे। जिसमें पहला क्या है? क्वालिफाइड पर्सनल। जो व्यक्ति जितना कैपेबल है उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें जो है लोग मिल जाते हैं। देन वाइडर चॉइसेस, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज हैं तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज में लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं, एक्सटर्नल में ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। एक और फायदा ये होता है कि उनको फ्रेश टैलेंट देखने का मौका मिलता है और फ्रेश टैलेंट्स को भी जॉब मिल जाती है। और क्योंकि बाहर के व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा डर लगता है कि भाई ये कहीं कल को मेरी जॉब ना छीन ले। तो इसी वजह से अगर वो कहीं ना कहीं मक्कारी दिखा रहे होंगे, आलस दिखा रहे होंगे ना, तो फिर से चौकन्ने हो जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ डेवलप होती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ये रहा इसका फ्लो चार्ट। मूविंग ऑन, लिमिटेशन देखेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या होती हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन होता है। क्यों होता है? कि बोलेंगे अरे भाई बाहर वाले व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं, हमें ही करा देते, ये प्रमोशन दे देते, हम तो इतने एलिजिबल हैं, हमारा दोस्त आ जाता, हमारा भाई आ जाता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या लेके आती हैं? डिससेटिस्फैक्शन लेके आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रमोशन के चांसेस रिड्यूस हो गए हैं। प्रोसेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और प्रोसेस लेंदी भी हो जाता है। तो ये हमने समझा इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हमने पढ़े हैं। और यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन या आंसर वॉट एवर यूड लाइक टू से रख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ये सारा पढ़ लेना है, लेकिन साथ में क्विक रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट में आप इसे भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया तो मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा डिटेल्स में मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट हो गया, कैंडिडेट मिल गया, सिलेक्ट हो गया। अब इसी प्रोसेस के बीच में क्या चलने वाला है वो समझेंगे। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में हम एक सूटेबल पर्सन को उसमें ढूंढते हैं। लेकिन इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? तो इसमें होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब जो सबसे शुरुआत का प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है क्या? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो होगा क्या? जब एप्लीकेंट एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो उनकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली चेक किया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी जहां पर जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा और पहली स्टेज में जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। फिर सूटेबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनके लिए जाएंगे टेस्ट। इन टेस्ट में क्या होगा? हो सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मतलब उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना, और रीजनिंग कितनी तेज है, कितना सोच पा रहा है, इन सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। और इसमें कौन से टेस्ट होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जहाँ पर जज किया जाता है एप्लीकेंट को उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि वो सूट कर रहा है या नहीं। फिर आता है क्या? स्टेज अगली है हमारी इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज को अगर हम देखें तो यहाँ हम इंटरव्यूज के थ्रू कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सूट कर रहा है। इसके बाद इंटरव्यूज में फ़ायदा एक ये भी होता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किसके बारे में? कैंडिडेट के बारे में। फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसके बारे में हमें एक एक्यूरेट पिक्चर समझ में आती है, क्योंकि उसके बारे में हमें सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। किसकी? टर्म्स एंड कंडीशन की। यही टर्म्स एंड कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे कैंडिडेट को। फिर आता है रेफरेंस चेक्स। अब रेफरेंस चेक्स
का मतलब क्या हुआ, फाइनल सिलेक्शन के पीछे एक प्रोसेस होता है जहां पर जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है अगर किसी बड़ी पोजीशन में किसी को रख रहा है तो उसके इतिहास को कहीं ना कहीं अपने सोर्सेस के थ्रू पता करने की कोशिश करेगा बिना उस व्यक्ति को बताए जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है उन रेफरेंसेस के थ्रू जो सप्लाई किए गए हैं, किसके द्वारा, एप्लीकेंट के द्वारा। ये एक थॉरो यानी कि बहुत लंबा डिटेल्ड प्रोसेस होता है जहां पर कैंडिडेट की फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, जहां वो पहले काम करता था वहां उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, धोखेबाज किस्म का इंसान तो नहीं था, उसके एजुकेशन को चेक किया जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये चेक किया जाता है कि कहीं भी किसी भी तरह से इस व्यक्ति के पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। देन अल्टीमेटली कम्स व्हाट, सिलेक्शन डिसीजंस। यहाँ एक लिस्ट बना ली जाती है उन सारे एम्प्लॉयज़ की जिन्होंने इसे टेस्ट को पास किया है, इंटरव्यूज़ को, रेफरेंस चेक को। फिर लिस्ट बना दी जाती है इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट की किसको किस किस हिसाब से कितने पॉइंट्स मिले हैं और सिलेक्शन हुआ है। बट कई बार कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर ना सिर्फ मेंटल फिटनेस बल्कि फिजिकल फिटनेस पर भी काम किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा, मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर लेके आएगी और वो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, वो करेगा सर्टिफाइड कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये फिजिकली फिट है या नहीं है इस जॉब के लिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि अगर फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर हो जाता है तो जो कैंडिडेट है उसकी हेल्थ कैसी है, वो फिजिकली फिट है या नहीं, ये समझ में आ जाता है। और अगर वो फिजिकली फिट होगा तो बहाने कम मार पाएगा कि भाई मैं बीमार हूँ, और एक्चुअल में उसका जो एब्सेंटिज्म है, एब्सेंट होना है, ये कम हो जाता है। उन सारी स्टेजेस को पार कर लेने के बाद जो व्यक्ति है उसे जॉब ऑफर मिल जाता है, क्योंकि उसे इशू कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगी इंक्लूडिंग पे स्केल। फिर इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब ऑफर मिल जाएगा उसे उससे मतलब कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस जॉब को, जहां पर दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, छुट्टियों के रूल्स कैसे होंगे, कितने घंटे का काम होगा, अगर क्या गलती की तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इसे ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये रहा आपके लिए फ्लो चार्ट। बढ़ेंगे आगे। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें था रिक्रूटमेंट, उसमें था सिलेक्शन, जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। बट इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है बन सकता है तो ये आपके सामने है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको आपकी नोट्स राइटिंग में करना है। फिर आती है तीसरी स्टेज और ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। और यहां पर एम्प्लॉय जो पहले से हैं और जो नए एम्प्लॉयज हैं ये अपने जॉब के हिसाब से परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं। जो जॉब रिलेटेड स्किल्स होते हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्या फ़ायदा होता है, पहली बात, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ गई, उनका मोराल बूस्ट हो गया, उन्हें नया टेक्निकल नॉलेज मिल गया और मशीनरीज कैसे चलानी है ये जानकारी भी उनको समझ में आ जाती है। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट हुए, अगेन यहाँ पर उनके जो स्किल एंड नॉलेज हैं वो इम्प्रूव हो गए। इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। यहाँ पर क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुकी है, तो उनके जो स्किल्स हैं डेवलप हो चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनको जो पहले पैसे मिलते थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे अब मिलने लगेंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ट्रेनिंग से सेटिस्फैक्शन और मोराल जो है ये भी बूस्ट हो जाता है। अगेन ये रहा इसके लिए आपके पास फ्लो चार्ट। तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन, ये जो तीन टर्म है, अगला टॉपिक है ये हमारा। जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन है, ये जो टर्म है ये सिमिलर साउंड करते हैं, इनके बीच में बारीक बारीक से डिफरेंसेस हैं जो कि हमें समझने हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आएगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये तो इजीली समझ में आ ही जाएगा और आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखेंगे
इनके बीच का डिफरेंस। तो ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर उनका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज़ हैं, इन्हें क्या करा जाता है, इंक्रीज किया जाता है। जबकि डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। जबकि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये नॉलेज भी बढ़ाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा, किसकी, एम्प्लॉयज़ की। पर्पस की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, इट एम्स टू एनेबल एम्प्लॉय टू डू जॉब बेटर। ट्रेनिंग से उनकी जो जॉब होती है वो और अच्छे से करने लगते हैं। डेवलपमेंट अगेन ओवरऑल ग्रोथ। बट अगर एजुकेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन से हटकर भी उनका जनरल नॉलेज इंप्रूव होता है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्लियरिटी लाएगा इन तीनों के बीच वो है ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट पूरे करियर को लेकर है। मतलब अगर ट्रेनिंग चल रही है तो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में फायदा मिलेगा, डेवलपमेंट है तो आपको आपके पूरे करियर में फायदा मिलेगा। ट्रेनिंग में सिर्फ जॉब पर फायदा है, डेवलपमेंट में सिर्फ करियर में फायदा है। लेकिन एजुकेशन की बात करें तो ये कौन सा ओरिएंटेड है, इट इज नॉलेज ओरिएंटेड। और उसी तरीके से बढ़ते जाते हैं इनके स्कोप। सबसे कम स्कोप होता है ट्रेनिंग में, क्यों, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। उससे थोड़ा बड़ा होता है डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि करियर से रिलेटेड है। लेकिन एजुकेशन ये ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड होता है और इसी वजह से ये नैरो है, ये ब्रॉड है और ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, बेनिफिशियल। इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल्स अचीव होते हैं। और एजुकेशन में इट बेनिफिट अ लॉट इन अचीविंग गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, ये गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, किसके, इंडिविजुअल्स के। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। एक लगभग का आइडिया आपके पास होना चाहिए कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो सुन के ही समझ में आ जाएगा कि ये बात क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉइंट होने चाहिए हमारे पास लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है ऐसी ट्रेनिंग जो लोगों को वर्क प्लेस में दे दी जाती है। जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है उन्हें उनके जॉब लोकेशन से दूर ले जाकर दी जाती है। जो प्रिंसिपल एडॉप्ट किया जाता है यहाँ पर ऑन द जॉब में, ये है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग इज एडॉप्टेड। यहाँ पर कुछ करते करते लोग सीखते हैं, और यहाँ पर है क्या, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग इज एडॉप्टेड। कुछ करने से पहले ही सीख लेना कहलाता है ऑफ द जॉब। करते करते सीखना ऑन द जॉब, करने से पहले सीखना ऑफ द जॉब। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग वर्क प्लेस में होगा ऑन द जॉब और उनसे दूर होगा ऑफ द जॉब। सूटेबिलिटी टेक्निकल जॉब्स के लिए भाई अब मशीन से दूर ले जाके थोड़ी सिखा दोगे कि मशीन कैसे चलानी है, तो टेक्निकल जॉब्स के लिए चाहिए क्या, ऑन द जॉब। जबकि मैनेजरियल जॉब्स के लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस, अलग अलग जगहों को विजिट करना, अलग अलग लोगों से मिलना, तो उनके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है ये काफी ज्यादा सूट करती है। फिर है ट्रेनर्स। ऑन द जॉब में एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर एंड स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। तो स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पर और एक्सपीरियंस्ड वर्कर होंगे। जबकि इधर आपको देखने मिलेंगे एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस। क्यों, क्योंकि जॉब में फर्क है ना, एक टेक्निकल है और एक मैनेजेरियल है। फिर एग्जांपल, तो ऑन द जॉब के एग्जांपल है अप्रेंटिसशिप, प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जबकि ऑफ द जॉब की है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, लेक्चर्स। तो दैट्स इट गाइस, ये वाला चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट, जो कि हमारी सीरीज का चौथा चैप्टर था। बहुत ही जल्दी मिलूंगा मैं आपसे 5th चैप्टर लेके, जो अगेन 8 मार्क्स का होगा। और आपको इस वीडियो से पहले वो सारे चैप्टर जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि आपके मार्क्स एकदम 100% श्योर हो जाएं। अगर आपको डाउट है कि इससे बाहर कुछ आना है, तो नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बेस्ट ऑफ द बेस्ट MP बोर्ड ओरिएंटेड नोट्स हम आप तक लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर हमने आपके नॉलेज में कोई भी वैल्यू ऐड की है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माय नेम इज़ मानव, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।